अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल वाई इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन। ठीक है, मतलब एक हमको सर्किल फॉर्म हो रहा है किस चीज से, एक स्फीयर से और एक किस चीज के, प्लेन के इंटरसेक्शन से। कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास एक बॉल है और आपके पास बॉल भी कैसी है, एक सॉलिड बॉल है, ठीक है ना, हॉलो नहीं, थोड़ी देर के लिए हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। जब हम उसको काटेंगे इस तरह से, ठीक है, तो काटने के बाद आपको एक शेप कुछ इस टाइप का दिखाई देगा कि मान लीजिए इस तरह से मैंने काट दिया, ये आपका हो गया। जरूरी नहीं है आपका आधा आधा हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपका कोई स्फीयर है इस तरह से, आपने यहां से उसको काट दिया प्लेन से, तो आपको दिखाई क्या देगा, आपको दिखाई देगा इसका इतना पोर्शन। काटने के बाद मान लीजिए आपका ब्लेड है वो तो चला जाएगा और इतना पोर्शन भी चला जाएगा, देखेगा सिर्फ इतना, और इतना भी आपको कैसे दिखेगा, कुछ इस टाइप से। आप सोचेंगे सर ये तो आपका इलिप्स बन गया, जी बिल्कुल नहीं, ये आपका इलिप्स देखने में तो लग रहा है, लेकिन जब आप काटेंगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सामने वाला जो पोर्शन रहेगा एक सर्किल के जैसा रहेगा। ठीक है, वही मैंने आपको बनाने की कोशिश की है कि मैंने आपको दिखाया है एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर को एक प्लेन जो है कट कर रहा है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो कट करने के बाद जो एक सर्किल का फॉर्मेशन होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर उसका जो है आपका इस तरह से एक सेंटर रहेगा और उसकी रेडियस क्या रहेगी, इस तरह से। ये इस कर्व को भी टच करेगा और प्लेन को भी टच करेगा और साथ ही साथ जो उसका सर्कमफ्रेंस है उसको भी टच करेगा। ठीक है, मतलब जब आप एक बॉल को या कोई सॉलिड स्फेरिकल चीज है उसको आप ब्लेड से काटेंगे तो आपको सामने वाला पोर्शन जो है इस तरह से गोल दिखाई देगा और ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका सर्किल। ठीक है, पीछे का क्या शेप है हमें उससे मतलब नहीं है, सामने वाला साइड आपको एक सर्किल ही दिखाई देगा। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है आपका स्फीयर। स्फीयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर टीजीटी पीजीटी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको डीसीज डीआर स्ट्रेट लाइन प्लेन आपको करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में अवेलेबल हो जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और ये आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट रहेगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, चाहे वो आपकी 2D हो या चाहे आपकी वो 3D हो, उसकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। क्योंकि मैंने अब तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है सिवाय कॉन्सेप्ट के। अब तक आपके सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करते समय ज्यादा टाइम ना लगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे इसकी डेफिनेशन से। हालांकि डेफिनेशन का कोई यूज नहीं है, इस स्तर पे आके डेफिनेशन या परिभाषा नहीं पूछी जाती, लेकिन कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू किया जाए। इसलिए आपको डेफिनेशन एक बार मैंने पीछे लिख रखी है, बता देता हूं क्या है। कहते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट इन द स्पेस सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज the center of the sphere and the constant distance is known as the radius of the sphere। कहने का मतलब क्या है, इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक फिक्स पॉइंट ये है, ठीक है ना, ये आपको कोई फिक्स पॉइंट है और मैंने कहा कि इससे एक यहां पर एक पॉइंट P x y z ले लिया, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस चीज की, बात कर रहे हैं स्पेस की। तो इट इज आपको x y z में कोई ना कोई पॉइंट लेना होगा। अब मैं कहता हूं कि इस पॉइंट की, इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको O कह देता हूं, डेट इज जो आपका OP है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, OP आपका कांस्टेंट है और OP को मैं कह देता हूं R। तो इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, P जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही पॉइंट हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, हर बार जो इस पॉइंट की और इस O के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। डेट इज इसको यहां से मीट कराइए,
इन सबको आपस में मीट करा दीजिए इस तरह से। सब के सब आपके कांस्टेंट रहेंगे और इक्वल रहेंगे किस चीज के, वो इक्वल रहेंगे आपके आर के, सब आर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो कर्व मिलेगा इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए, वो आपका क्या होगा, वो आपका स्फीयर कहलाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यही डेफिनेशन आपकी सर्किल की थी। जी बिल्कुल, वो भी डेफिनेशन आपकी सर्किल की थी, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेस की और हमने वहां पर बात की थी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में, 2D के बारे में बात की थी। कोई एक पॉइंट कंसीडर किया था किस फॉर्म में, एक्स और वाई फॉर्म में। वहां पर आपका जेड नहीं था, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको लिखाया कि आपका जो फिक्स पॉइंट है वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है वो आपका कहलाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक, अब इसको जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है और जो इसकी स्टैंडर्ड्स फॉर्म होती हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे। तब तक आप चाहें तो इसको देख सकते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। तो अब तक आपने इसकी डेफिनेशन को देखा। अभी हमने एक पॉइंट ओ यहाँ पर कंसीडर किया था जो कि आपका फिक्स पॉइंट था। मैं मान लेता हूं वो आपका ओ जो फिक्स पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि अल्फा, बीटा और गामा। और एक मैंने जनरल पॉइंट पी कंसीडर किया था, वो क्या था मेरा, पी एक्स वाई जेड, यही तो था ना। तो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालोगे इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं इसको r कह दूं, दैट इज, इसका मतलब ये है जो मैंने लिखा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि आपका जो OP है, OP किसके इक्वल है, r के। और अगर आपका OP r के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट OP स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्या मैं गलत हूं? ठीक है ना, कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट OP स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे? दिस माइनस दिस इक्वल होगा किस चीज के, ये होगा आपका x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर। और किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा r स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या, आपको एक चीज याद रखनी होगी, वेयर सेंटर क्या है, सेंटर होगा आपका अल्फा बीटा गामा, और रेडियस जो कि हमने अज्यूम की थी क्या थी आपकी, आर। ठीक, आपने देखा आपको एक सेंटर गिवन हो और एक रेडियस गिवन हो, तो आपसे कहे कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करेंगे, सिंपल कि उसमें x माइनस जो सेंटर है उसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके स्क्वायर करेंगे और इक्वल कर देंगे हम रेडियस के। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर क्या होता है या जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है। अब तक हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर को पढ़ा कि हमारे पास कोई एक स्फीयर था जिसका सेंटर अल्फा बीटा गामा था और उसकी रेडियस r थी, तो उसका जो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से था कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बहुत सारे लोग आपको क्या करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर को कुछ इस प्रकार से लिखा देंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। जी बिल्कुल, यही इक्वेशन होता है आपका क्या, कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर यही होता है। यहां से आपके दो कंक्लूजन निकलते हैं, वो क्या, कि आपसे कहेगा कि सेंटर जो है इसका क्या हो जाएगा, सेंटर आपका हो जाएगा माइनस u माइनस b और माइनस w। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ठीक है ना,
तो इतना तो मैंने भी आपको बता दिया कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होती है वो ये होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर सेंटर इज माइनस u माइनस v माइनस w दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x का आधा विद माइनस साइन, कोफिशिएंट ऑफ y का आधा विद माइनस साइन और कोफिशिएंट ऑफ z का आधा विद माइनस साइन। और आपका जो रेडियस होगा वो इक्वल होता है किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर दैट इज जो सेंटर है उसके स्क्वायर और माइनस ये आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आप चाहो तो इतना करके इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रूव कराना चाहता हूं, एक बार इसको देख लीजिएगा, छोटा सा ही प्रूफ है। स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो स्क्वायर्स को आप ओपन कर दीजिए, आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये सब कहां से आ गए, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा एक्स माइनस 2 एल्फा एक्स। तो बस रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स को मैंने एक साथ ही कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पाएंगे इसको कुछ इस फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, ठीक है, मैं यहां पर जानबूझ के प्लस साइन यूज कर रहा हूं तो क्या होगा, प्लस माइनस 2 एल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई माइनस 2 गामा जेड। ठीक है ना, अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लौट के आपको यही मिल जाना है। ठीक है, तो इसको भी लिखने का एक अपना तरीका है, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब बचा क्या, बचा आपके पास इस आर स्क्वायर को भी उठा के मैं इधर ही ले आता हूं तो मैं पाऊंगा क्या, प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर लेके आया और इन तीनों के साथ लिख दिया, बाकी के इन टर्म्स को मैंने क्या किया, इसको इसके साथ लिख के रीअरेंज कर दिया। ठीक है ना, काफी स्टेप्स मैंने इसमें गायब कर दिए सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स को करके। अब आपसे मैं कहूं कि अगर मेरा ये सेंटर अल्फा बीटा गामा अब तक था, ठीक है ना, तो अगर अब मैं एक काम करूं कि ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा आपका सेंटर था, इसको मैं कुछ और अज्यूम कर लेता हूं, जैसे कि अगर मैं अल्फा की जगह आपका अल्फा की जगह मैं माइनस का u, बीटा की जगह मैं माइनस का b, गामा गामा की जगह माइनस का w रिप्लेस कर दूं तो मैं क्या पाऊंगा। ठीक है, इसी इक्वेशन को अब हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको अंदर ऑपरेट करेंगे तो हम पाएंगे क्या, 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस, और ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इसके साथ तो x y z कुछ आ ही नहीं रहा है, एक तरह से ये आपकी कांस्टेंट टर्म है तो मैं इसको अज्यूम कर लूंगा d। ठीक है ना, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, ये सब मैंने क्यों किया, क्योंकि सब लोग आपको ये रटा दिए जाते हैं, समझाता कोई भी नहीं है कि एक्चुअली ये चीजें आती कहां से हैं। ठीक है ना, तो मैं बस आपको समझाने के लिए आपको करा रहा था, हालांकि इसका प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप आगे जाके टीचर बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ये प्रूफ करके दिखाने पड़ेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां से अभी हमने देखा कि हमारा ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन के लिए सेंटर आपका क्या था, अल्फा बीटा गामा था। अब इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गया तो आपका जो सेंटर था पहले क्या था, अल्फा बीटा गामा,
अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मैंने अज्यूम कर रखी है तो ये हो जाएगा माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। और रेडियस की हम बात करें, ठीक है, रेडियस आपकी आर थी, या फिर मैं कहूं आपसे कि आपकी रेडियस जो है वो क्या होगी, ये कांस्टेंट टर्म को हमने डी लिखा था ना, d इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो लिखा था। इसको उठा के इधर ले आऊंगा, इसको उठा के उधर ले जाऊंगा, तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा रेडियस दैट इज आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये रहे आपके प्रूफ। चाहो तो आप इसको समझ लो, वरना आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद गिवन डायमीटर, मतलब कि आपको एक डायमीटर गिवन होगा, उसके एंड्स गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मेरा एक स्फीयर है जिसका आपका डायमीटर AB है और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि x2 y2 z2, ठीक है ना, और ये आपका क्या है x1 y1 z1। ठीक, सबसे पहले मैं आपको इसका इक्वेशन लिखा देता हूं, आपकी मर्जी है, चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, वरना आप इसको प्रूव कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको पता है कि जीआईसी में आपका प्री और मेंस दोनों होते हैं, और मेंस में आपका रिटन एग्जाम होता है। वहां पर ये आपकी याद की हुई चीजें या रटी हुई चीजें काम में नहीं आती हैं। आपको वहां पर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देना होगा, आपको लिखना होगा, प्रूव करना होगा, जैसा कि आप बोर्ड में करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप याद तो करें इक्वेशंस को, लेकिन उसको उसके प्रूफ को भी जरूर समझें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपका कुछ इस प्रकार से होता है, जब आपको एंड ऑफ द डायमीटर गिवन होते हैं, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा कि x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका सिंपल इक्वेशन है। चाहो तो आप इसको याद करके आगे बढ़ सकते हो, और चाहो तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आपसे कहे कि आप सेंटर ज्ञात कीजिए या सेंटर फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करोगे? अरे ऑब्वियस सी बात है, एंड ऑफ द डायमीटर आपको गिवन है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वही तो सेंटर होगा ना। मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। ठीक है, ये कोई बच्चों वाली चीजें हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आधा अगर सेंटर है तो उनका मिड पॉइंट भी आपका सेंटर हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस इक्वेशन को प्रूव किया जाए, तो आपको एक स्टेटमेंट या एक थ्योरम का पता होना बहुत जरूरी है, कि वो कुछ इस प्रकार से होती है कि आपने सुना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना, तो उसी का ही यहाँ पर यूज करना है हमें। ठीक, या फिर मैं आपसे कहूं यही आपकी चेंज हो जाएगी, यही डेफिनेशन आपकी स्फीयर के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। वो क्या होती है आगे बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है आपके पास और एक डायमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं इस स्फीयर के ऊपर कोई एक जनरल पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूं, जैसा कि मैंने लिख रखा है। अब आप क्या करेंगे, आपको एक जनरल पॉइंट कंसीडर करना है और डायमीटर तो आपको ऑलरेडी गिवन ही होगा। बस आप इतना सा काम और कर लीजिएगा कि इन दोनों को आपस में मीट करा दीजिए। ठीक है, P को A से और P को B से। ठीक है, मान लीजिए आपका इस तरह से इनको ज्वाइन करा दिया, तो हम देखते हैं कि हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा कौन सा, BPA। वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा और आपका ये एंगल होगा, ये आपका 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल से तो मतलब ही नहीं है।
अगर आप सोच रहे हो कि आपने जैसे सर्किल में पढ़ा था बड़े आराम से मैं वैसे ही कर लूंगा, कैसे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ओके बहुत बढ़िया, दैट इज एंगल 90 हो गया, और बढ़िया, इसका मतलब एपी और बीपी जो है परपेंडिकुलर होंगी। आपके माइंड में पक्का यही आइडिया आ रहा होगा कि आपने सर्किल में तो यही किया था कि एपी और बीपी परपेंडिकुलर होंगी, दैट इज इनकी स्लोप्स की जो मल्टीप्लाई होगी m1 m2 इज इक्वल टू -1, और प्रूव कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, दैट इज हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, हम 2D की बात नहीं कर रहे हैं। 2D में हम स्लोप आराम से निकाल सकते हैं, वहां पर आपके पास एक x होता है, एक y होता है, इस तरह से ड्रॉ किया और ये आपका थीटा, तो आप इसका स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं अगर 3D की बात करें तो अब इस पॉइंट की स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो स्लोप आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में बताया था, डीसी डीआर के कॉन्सेप्ट में बताया था कि लाइन हो या वेक्टर हो उसकी स्लोप नहीं बल्कि उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, और डायरेक्शन भी किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर उसकी स्लोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे डीसीज या डीआर्स का। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास दो लाइन है, कौन कौन सी, एक लाइन एपी है और एक लाइन आपके पास बीपी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, और ये भी है कि ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और आपको मैं कहूं कि आप डीआर्स ऑफ एपी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, किसके इक्वल होगा, तो इक्वल होगा आपका क्या, दिस माइनस दिस, x माइनस x1 कर लीजिए या दिस माइनस दिस कर लीजिए, उसके बाद आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो रेशियो चाहिए होता है, डीआर डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं। तो रेशियोज में आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपस में लॉट फेर के ये x माइनस x1 ही आ जाना है। ठीक है, और y माइनस y1, ठीक है, कॉमा z माइनस z1, ये हो गए आपके डीआर ऑफ द लाइन एपी। और वही मैं आपसे कहूं कि आप डीआर फाइंड आउट कीजिए इस चीज के बीपी के, तो क्या होंगे, वो होंगे आपके x माइनस x2, कॉमा y माइनस y2, कॉमा z माइनस z2। ठीक है, अब आपको यहां से डीआर मिल गए लाइन एपी के और लाइन बीपी के। ठीक है, और आपने लिख रखा है कि एपी और बीपी कैसी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर हैं तो मैं आपको कम से कम 5-6 बार तो बता चुका हूं। 2 बार मैंने आपको डीसी डीआर से बताया था, 2 बार स्ट्रेट लाइन में कराया है, प्लेन में भी मैंने आपको बताया है कि जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इनकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, जब दो लाइन जिनके डीसीज जिनके डीआर A1 B1 C1 A2 B2 C2 होते हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, तो जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, आप पाएंगे x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही तो है ना। अब आप इक्वेशन को चेक कर लीजिए जो मैंने आपको सबसे पहले लिखाया था, क्या सेम है, जी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो ये था इसका डेरिवेशन, हम इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीआर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, कहे टू स्फीयर हैविंग सेंटर C1 एंड C2 एंड रेडियस R1 एंड R2 विल टच ईच अदर। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनली। ये सब कुछ आप सर्किल में पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपके पास दो सर्किल है, इसकी 4 कंडीशंस बनती हैं
कि वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ना तो टच कर रहा है ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और चौथी है कि वो एक दूसरे को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपसे इस केस में आपकी कंडीशन पूछी जाएगी क्या है, आइए मैं आपको बता देता हूं। सर्किल के केस में मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाए थे, हालांकि यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लीजिए कि आपका अगर ये इंटरनली टच कर रहा है, ये कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये कि अगर ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, दैट इज जो सेंटर है C1 C2 उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, C1 C2 क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स, अगर उसकी वैल्यू इक्वल है R1 डिफरेंस R2, दोनों स्फीयर्स की रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ जाती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तब हम कहेंगे कि वो दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे थे। ठीक है, वहीं अगर आपका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दैट इज C1 C2 वो इक्वल आ जाता है R1 प्लस R2 के, ठीक, तब हम कहेंगे कि वो दोनों स्फीयर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे। आपकी कंडीशन पहली वाली ये थी, दूसरी वाली ये कंडीशन है। ठीक है, ये आपका C1 और ये आपका C2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस C1 C2, और ये आपकी आधी R1 हो जाएगी, ये वाली आपकी R2 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि C1 C2 किसके इक्वल है R1 प्लस R2 के, जब वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे। ठीक है, अब तीसरी बात है क्या है नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। तीसरी कंडीशन ये बना रखी है, ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस C1 C2 ये हो जाएगा, और R1 इतना सा हो जाएगा, R2 इतना सा हो जाएगा, दैट इज C1 C2 में ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है ना, C1 C2 में ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज यहां से मैं कह सकता हूं कि आपका C1 C2 जो है वो ग्रेटर है R1 प्लस R2 से। वो क्यों? क्योंकि C1 C2 में R1 भी आ रहा है, R2 भी आ रहा है, ओके, पर इतना पोर्शन ज्यादा आ रहा है, दैट इज C1 C2 जो है आपका ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर होगा। ठीक है, और एक केस इसमें और बनता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के अंदर ही लाई कर जाए, तब भी तो एक दूसरे को ना टच करेंगे ना इंटरसेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक चीज याद रखो कि एक तरफ R1 डिफरेंस R2 आता है और एक तरफ R1 प्लस R2 आता है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी कंडीशन आगे लिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं कि आप इतने में तो आप सिंपल दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि C1 C2 ग्रेटर है R1 प्लस R2, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। अब आप एक काम कीजिए कि आपका ये साइन जो है इसको रिपीट कर दीजिए। ठीक है, R1 प्लस R2 है, दूसरी साइड में आप हमेशा ही R1 डिफरेंस R2 लगाइए और आपकी कंडीशन हो गई पूरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, कह रहे हैं इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट, जैसा कि एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए फिर से बना लेता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक ये है और एक आपका ये है, यहां से सेंटर C1 और ये डिस्टेंस आपकी R1। ठीक है, वहीं आपका ये आपका C2 है, ठीक, और ये डिस्टेंस यहां तक की क्या हो जाएगी आपकी R2। तो C1 C2 तो ये हो जाएगा टोटल यहां से लेकर यहां तक का, ठीक, और R1 इतना R2 इतना। कहने का मतलब अगर मैं R1 इतने को ऐड करूं प्लस R2 इतने को ऐड करूं, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये R1 प्लस R2 ग्रेटर हो जाएगा C1 प्लस C2 से, जो कि इतना है आपका। ठीक है, तो क्या C1 C2 आपका हमेशा ही छोटा होगा किससे, R1 प्लस R2 से। ठीक, यहां तक आप डायग्राम से समझे। मैंने आपको बताया था जो साइन हो रिपीट कर दो, और दूसरी तरफ आपको डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, ये कंडीशंस आपसे पूछी गई हैं, एज इट इज कंडीशंस पूछी गई हैं और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये दोनों तो अंडरस्टूड रहती हैं, तो क्वेश्चन यहां से तो बनता ही बनता है, साथ में आपको थोड़ा घुमाने के लिए वो क्वेश्चन यहां से देगा कि ये वाली कंडीशंस रेयर केस में पूछी जाती हैं लेकिन पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें हम आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स, मतलब
कि आपके पास दो स्फीयर्स हैं, कैलकुलेट द टू स्फीयर्स हैविंग सेंटर्स C1 and C2 and radius R1 and R2 and the angle between them is theta, then cos theta is equal to, ठीक है ना, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है, उनके रेडियस R1 R2 है, C1 और C2 जो है उसके सेंटर्स हैं, तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर थीटा उनके बीच का एंगल है, तो कुछ इस प्रकार से होती है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, ठीक है। और ये दो आपको एंगल्स मिलेंगे, तो आपको तो फाइंड आउट करना होता है एक्यूट एंगल, आगे लगा लीजिए मॉड, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल। और आप सोच रहे होंगे डी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है, तो वेयर डी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स, दैट इज C1 C2। अब आपको पता चल गया डी क्या है और आपका थीटा एक्यूट एंगल है, दैट इज मॉडुलस लेना है आपको। आई होप चीजें यहां तक आपको समझ में आई हो, और चीजें आपको समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारी काफी हेल्प होती है। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, साथ ही साथ इसको आप अपने फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यहां से आपसे एक चीज और पूछी जाती है, वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए, एक काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रेंड में भी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी कर्व क्यों ना हो, उस पर आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा, तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, तो पहले स्फीयर को कंसीडर करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कोई आपका स्फीयर है और इस पर एक पॉइंट है, पॉइंट P x1 y1 z1 ऑन इट देन, ठीक है। इसको इस तरह से रिमूव कर देते हैं। एक कंडीशन है कि x1 y1 z1 आपका कोई पॉइंट P गिवन है जो कि स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है, और थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा, इस स्फीयर को लिख दूंगा S से, और जैसे ही इस पॉइंट को इस स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है सेटिस्फाई कराऊंगा, तो मुझे मिलेगा क्या, S1, इसके इक्वल होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2by1 प्लस 2wz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक बात यहां से ध्यान में रखना, वो ये है कि आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ S1 के। कितना इजी है, स्क्वायर रूट ऑफ S1। ये तो आपको सब लोग बताते होंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है कि उस पॉइंट को कर्व के ऊपर सेटिस्फाई कराने के बाद जो वैल्यू मिले उसका स्क्वायर रूट ले लो और उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक कंडीशन छुपी होती है कि अगर मैं आपसे कहूं जनरल इक्वेशन स्फीयर गिवन हो आपको, या कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको गिवन हो, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए हो और बी हो, तो आप इस तरह से नहीं फाइंड आउट कर सकते। कहने का मतलब आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर इस तरह से फाइंड आउट करना है, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर जो है वो आपके 1 1 1 होने चाहिए। इसके अलावा अगर इसके कोफिशिएंट कुछ और हैं तो सबसे पहले उससे आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर है वो आपके 1 होना कंपलसरी है। ठीक है, चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज नोट डाउन। आइए अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो स्फीयर्स हैं और आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि कब वो आपके ऑर्थोगोनल होंगे। हालांकि मैंने इनके बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करवाया था कि cos थीटा इज इक्वल टू था r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। और जब आप इसमें r1 और r2 और d की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा और जिसमें आपसे कहा है कि बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूं किस चीज में, ये आपका कुछ इस प्रकार से था r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। और इसमें जैसे ही मैं cos 90 पुट करूंगा, cos 90 आपका हो जाता है 0, दैट इज आपको यहां से मिलेगा क्या, आपको मिलेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां से एक रिजल्ट पाएंगे u और b और w में, वो ये होता है कि 2 टाइम्स u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। d क्या है, फिर से वही, इस बार ये मत समझ लेना कि आपका d जो है वो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स है। ठीक है ना, d आपका डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स बिल्कुल हुआ करता था जैसे हम ऊपर फाइंड आउट किया करते थे, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर d है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर d और d1 d2 जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि आपके कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं, जब हमने एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स पढ़ा था उसमें हमने एक टर्म यूज किया था जो कि था आपका d, और d क्या था, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। लेकिन अब हमने बात की जब वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो एक कंडीशन निकाल के लाए, 2 टाइम्स u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 इक्वल है किस चीज के, d1 प्लस d2। तो ये d जो है इस बार आपके इक्वेशंस के कांस्टेंट टर्म है, इनका सेंटर से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। कह रहे रेडियल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स, अगर आपको याद है, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो यही सेम चीज मैंने आपको सर्किल के केस में भी कराई थी। तो उसमें क्या था, इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस। ठीक है, चाहे आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको लिखाया था इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड और एक चीज और लिखाई थी इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस, ये वही है। लेकिन वो 2D की बात थी तो हमने कह दिया रेडियल एक्सिस को, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3D में तो हम कहेंगे रेडियल प्लेन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ रेडियल प्लेन कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर जो हमें इक्वेशंस ऑफ टू स्फीयर्स गिवन है, इसको मैं S1 लिख दूं, ठीक है, इसको मैं S2 लिख दूं, तो यह आपका हो जाएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। ठीक है ना, चाहे तो आप इस तरह से लिख लीजिए, चाहे तो आप इस तरह से लिख लीजिए। इतना तो आपने देख लिया, अब हम इसमें आगे बात करेंगे जो आपके ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में, क्योंकि ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट से भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे इसमें हम ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोट डाउन। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल वाई इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन। ठीक है, मतलब एक हमको सर्किल फॉर्म हो रहा है किस चीज से, एक स्फीयर से और एक किस चीज के, प्लेन के इंटरसेक्शन से। कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास एक बॉल है और आपके पास बॉल भी कैसी है, एक सॉलिड बॉल है। ठीक है ना, हॉलो नहीं, थोड़ी देर के लिए हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। जब हम उसको काटेंगे इस तरह से, ठीक है, तो काटने के बाद आपको एक शेप कुछ इस टाइप का दिखाई देगा कि मान लीजिए इस तरह से मैंने काट दिया, ये आपका हो गया। जरूरी नहीं है आपका आधा आधा हो, ठीक है ना, मान लीजिए आपका कोई स्फीयर है, इस तरह से आपने यहां से उसको काट दिया,
प्लेन से। तो आपको दिखाई क्या देगा, आपको दिखाई देगा इसका इतना पोर्शन। काटने के बाद मान लीजिए आपका ब्लेड है वो तो चला जाएगा और इतना पोर्शन भी चला जाएगा, दिखेगा सिर्फ इतना। और इतना भी आपको कैसे दिखेगा, कुछ इस टाइप से। आप सोचेंगे सर ये तो आपका इलिप्स बन गया, जी बिल्कुल नहीं। ये आपका इलिप्स देखने में तो लग रहा है, लेकिन जब आप काटेंगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सामने वाला जो पोर्शन रहेगा एक सर्किल के जैसा रहेगा। ठीक है, वही मैंने आपको बनाने की कोशिश की है कि मैंने आपको दिखाया है एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर को एक प्लेन जो है कट कर रहा है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो कट करने के बाद जो एक सर्किल का फॉर्मेशन होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर उसका जो है आपका इस तरह से एक सेंटर रहेगा और उसकी रेडियस क्या रहेगी, इस तरह से। ये इस कर्व को भी टच करेगा और प्लेन को भी टच करेगा और साथ ही साथ जो उसका सर्कमफ्रेंस है उसको भी टच करेगा। ठीक है, मतलब जब आप एक बॉल को या कोई सॉलिड स्फेरिकल चीज है उसको आप ब्लेड से काटेंगे तो आपको सामने वाला पोर्शन जो है इस तरह से गोल दिखाई देगा और ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका सर्किल। ठीक है, पीछे का क्या शेप है हमें उससे मतलब नहीं है, सामने वाला साइड आपको एक सर्किल ही दिखाई देगा। वही मैंने बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल बाय इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड अ प्लेन। प्लेन ये रहा, स्फीयर ये रहा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ क्या आपका सर्किल। ये वाला आपका सर्किल है। इसी सर्किल की आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेंटर हाथ से पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ केस में सेंटर पूछा जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो सेंटर है ओ लिख दूं मैं इसको, ओ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ए को कह दूंगा क्या, इसको कह दिया मैंने पी। और आपको पता है कि ओ को अगर सरकमफ्रेंस से मीट करा दूं इस तरह से तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह से यहां से मीट करा दूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको कह दूंगा मैं स्मॉल आर से, दैट इज रेडियस ऑफ सर्किल। यही आपसे पूछी जाती है। ठीक है, उससे पहले एक डायग्राम मैंने बना रखा है आपको समझाने के लिए कि मैंने आपको लिखाया था एंगल बिटवीन टू स्क्वायर्स, कुछ इस प्रकार से लिखाया था कि cos थीटा इज इक्वल टू था आपका r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2। ठीक है, वहां मैंने आपको मॉड लगवाया था, इसलिए लगवाया था कि जब हम दो स्पेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको दिखाया कि आपका ये स्फीयर S1 है, ये स्फीयर S2 है, एक दूसरे को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट से आप दोनों के सेंटर्स को मीट कराइए तो उनको कह देंगे हम रेडियस r1 और r2, और दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल होगा वही आपका एंगल होगा बिटवीन स्फीयर्स। दैट इज दोनों की रेडियस के बीच का एंगल ही उनके बीच का एंगल कहलाता है। दैट इज द एंगल बिटवीन द स्फीयर्स इक्वल होगा किस चीज के, द एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ द बोथ स्फीयर्स। ठीक, अब एक एंगल मैंने आपके सामने लिखा है थीटा, और ये मॉड लगाने का मतलब ये था कि आपका एक एंगल ये भी तो है, ये भी तो दोनों रेडियस के बीच का एंगल होगा ना, जी बिल्कुल होगा। और इसी चीज से बचने के लिए हमने लगाया यहाँ पर मॉड और लिख दिया थीटा इज द एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये हो गया, ये इंडिकेट करता है इस चीज को। ठीक है, ये शायद डायग्राम में बनाना पीछे भूल गया था समझाने के लिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा करा दिया हूं। अब इसमें हम अपनी बात करते हैं किस चीज की, इस सर्किल की। तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी तो आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं ए कह दूं और इसको आप बी कह दीजिए। आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल ए बी ओ। ठीक है, आर क्या है, आर है आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, और पी क्या है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्लेन का मेरा वीडियो देखा है तो मैंने आपको लिखाया था कि किसी बाहरी बिंदु से या कोई भी एक जनरल पॉइंट हो उससे कोई परपेंडिकुलर जब किसी प्लेन के ऊपर इस तरह से ड्रॉ किया जाता है तो उसको कहते हैं हम क्या, उसको कहते हैं हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर इसको ओ इसको पी कह दूं तो ये ओपी आपका कहलाता है क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ओपी को यहां पर नोट किया है मैंने, ओबी से
ठीक है, और आपका P जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है। कहां से ड्रॉ किया गया है? ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। O से दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर से प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसको मैंने P से लिख दिया है। कैपिटल R आपकी रेडियस ऑफ द स्फीयर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या बताइए, रेडियस ऑफ द सर्कल बताइए, तो क्या होगा? आप इन ट्रायंगल AOB या ABO देख सकते हैं कि R स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के? इक्वल होगा P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। और यहां से मैं R स्क्वायर निकालूं, इक्वल होगा किस चीज के? R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के। या मैं लिखूं आपसे R की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। याद रखिएगा हमेशा ही कि जो सर्किल का फॉर्मेशन हुआ है वह इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड स्फीयर इक्वल होगा किस चीज के? तो इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन उसके स्क्वायर के। ठीक है, फिर से मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक, अब आपको रेडियस ऑफ सर्किल तो मिल गई, ठीक है। आपने कहा कि आपको रेडियस ऑफ स्फीयर के स्क्वायर्स में से अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर रूट ले लूं तो आपको रेडियस ऑफ द सर्किल मिल जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि आप सेंटर भी बताइए, सेंटर ऑफ सर्किल वो क्या होगा, तभी तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। कि अगर आपको सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए तो आप उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपका पॉइंट बी जो है वही तो इसका सेंटर होगा सर्किल का। ये सर्किल इस तरह से बनाया है, ये सर्किल का सेंटर बी होगा। दैट इज क्या होगा? सेंटर, सेंटर होगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ओ बी, कहां से? स्फीयर के सेंटर से प्लेन के ऊपर। तो प्लेन के ऊपर जिस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है वही पॉइंट आपका कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्किल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इन दोनों को आप याद कर लीजिए, उसकी हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपसे इसमें एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए ग्रेट सर्किल क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट सर्किल क्या होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि एक आपसे जरूर पूछा जाता है कि ग्रेट सर्किल क्या होता है। सर्किल आपने समझा, ठीक है, ये सर्किल 2D वाला नहीं है बल्कि ये सर्किल फॉर्म हुआ है एक प्लेन से और एक स्फीयर से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ग्रेट सर्किल क्या होता है। पहले आइए इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो कह रहे हैं द सर्किल ऑब्टेन्ड बाय सेक्शन ऑफ स्फीयर। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया सेक्शन ऑफ स्फीयर, दैट इज पूरा स्फीयर नहीं है, उसका एक सेक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं, इतना सेक्शन आपके पास ऊपर वाला रह जाए तो आप कहेंगे इसको सेक्शन ऑफ स्फीयर। तो कहें द सर्किल ऑब्टेन्ड बाय सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय अ प्लेन। ऑब्वियसली बात है कि सेक्शन बन रहा है तो किसी न किसी प्लेन से इंटरसेक्ट तो किया होगा, तभी तो उसका सेक्शन बन रहा है थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको कट किया या इंटरसेक्ट कराया प्लेन से, लेकिन किसी जनरल पॉइंट पर करा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज जो पॉइंट बी है वो आपका कहां हो जाए, ये आपका पॉइंट बी लौट कर ऊपर आ जाए। कि आपका जो प्लेन है वो इस बार इस तरह से पास होना चाहिए। ठीक है ना, कि आपका प्लेन इस तरह से जाना चाहिए कि उसका जो सेंटर ऑफ द सर्किल बन जाए वही आपका क्या हो जाए, ये पॉइंट बी। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि आपका जो इस बार सेक्शन बनाना है, पहले आपने सेक्शन बना लिया, कहीं से भी इंटरसेक्ट करा दिया प्लेन को। ठीक है, अब इस बार आप प्लेन इंटरसेक्ट कराएंगे स्फीयर में, लेकिन बस एक शर्त है,
वो क्या कि आपका प्लेन इस बार सेंटर से पास होना चाहिए, इधर उधर से नहीं काट सकते आप। आपकी मर्जी हुई कि आपने पहले यहां से काट डाला, जी बिल्कुल नहीं। अब उन्होंने शर्त दे दी कि आप इधर उधर से नहीं काटेंगे स्क्वायर को, आप स्क्वायर को काटेंगे कहां से, सेंटर से, इस तरह से काट दीजिए। ठीक है, तो इस सेंटर से पास होगा तो आप कह देंगे अब इसको पास हो रहा है, इस तरह से सर्किल बनेगा, वही आपका ग्रेटेस्ट सर्किल होगा। ठीक, कहने का मतलब कि अगर मैं इसी चीज को दूसरी भाषा में कहूं, इन्होंने लिखा है द सर्किल ऑब्टेन बाय सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय अ प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ग्रेट सर्किल। ऑब्वियस सी बात है कि एक स्फीयर है, एक प्लेन काट रहा है उसको, बस शर्त यह है कि प्लेन को सेंटर से पास होना जरूरी है। इसी चीज को मैं दूसरी भाषा में कह दूं तो मैं ये कहूंगा इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल, अगर मैं इस वाले की बात करूं जो डायग्राम मैंने नीचे बना रखा था, इसका जो मैंने पहले एक जनरली इंटरसेक्ट करके दिखाया था, इसी के रेस्पेक्ट में मैं बात करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्फीयर, मैंने अभी प्लेन के बारे में बात ही नहीं की, कहां से पास हो रहा है कहां से पास नहीं हो रहा है, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैंने तो सिंपल बात की कि एक प्लेन है और एक स्फीयर है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं ऐसा कुछ मैंने कहा ही नहीं, कहीं भी कर रहे हैं करने दीजिए। तो इस तरह से आपको एक सर्किल तो मिलेगा। जब प्लेन और स्फीयर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके इंटरसेक्शन से एक सर्किल मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से एक सर्किल बन रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा कि सर्किल ऑब्टेन हुआ बाय इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड अ स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कि जो सर्किल आपका ऑब्टेन हुआ उस सर्किल की रेडियस मतलब स्मॉल आर, ठीक है, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्किल, स्मॉल आर इक्वल हो जाए किस चीज के, कैपिटल आर के, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर ऐसा हो जाए तब हम कह देंगे कि आपका जो सर्किल मिला था ये वाला वो आपका ग्रेट सर्किल होगा। ठीक है ना। इन्होंने इसको दूसरी भाषा में बोला, बोले हमें मतलब नहीं है आप कहां इंटरसेक्ट करा रहे हैं कहां नहीं करा रहे हैं, आपकी मर्जी कहीं भी कराइए, बस शर्त यह है हमारी कि सर्किल की रेडियस और स्फीयर की रेडियस बराबर हो। तो ऑब्वियस सी बात है अगर सर्किल की रेडियस और स्फीयर की रेडियस बराबर हो जाएगी तो ये प्लेन जो है सेंटर से ही पास होगा। ठीक है ना। सिर्फ इसी केस में आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो सकते हैं जब आपका ये प्लेन जो दिया हुआ था ये आपका स्फीयर के सेंटर से पास हो। ठीक, तो चाहे आप इसको इस तरह से कहिए चाहे आप इसको इस तरह से कहिए, एक ही बात है। इन्होंने पहले ही प्लेन को सेंटर से पास करा दिया स्फीयर के, फिर कह दिया जो सर्किल मिला वो आपका ग्रेट सर्किल है। मैंने कहा कि मैंने कहीं भी इंटरसेक्ट कराया, जो सर्किल मिला शर्त यह है कि उस सर्किल की रेडियस जो है स्फीयर की रेडियस के बराबर हो। बात वही है लौट फिर के कि प्लेन को उसके सेंटर से पास होना है स्फीयर के। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसमें आगे बात करते हैं टेंजेंट प्लेन की, जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ट्रेंड में है। एक डायग्राम मैंने बना रखा है, ये कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये मेरा हाथ कोई एक प्लेन है, ठीक है, ये हाथ मेरा कोई एक प्लेन है, इसके ऊपर मैंने बॉल रख दी इस तरह से, आप अज्यूम कर सकते हैं कोई एक बॉल रखी है। ठीक, अगर मैं बॉल के सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मान लेता हूं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ जैसे ही होगा तो अगर ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और रेडियस बराबर हो जाए, ठीक है ना, ओ पी, अगर क्या हो जाए कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल हो जाए किस चीज के, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कहां से ड्रॉ किया गया था, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कहेंगे कि आपका जो प्लेन है वो प्लेन क्या है, वो आपका टेंजेंट प्लेन है, मतलब वो उसको टच कर रहा है। ठीक है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा था
तो इसकी रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली थी। इसी को उठा के धीरे 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 मैं नीचे ले आया और इस स्थिति बना दी कि प्लेन के ऊपर इस तरह से रख दी बॉल और कह दिया कि ये रेडियस है और कह दिया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, कहां से, सेंटर ऑफ स्फीयर से प्लेन के ऊपर, और कह दिया वो दोनों बराबर हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। तब आपका इस केस में जो आपका प्लेन होगा वो कहलाएगा टेंजेंट प्लेन। ठीक है। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और आपसे एक चीज और पूछी जाती है, वो ये है कि अगर आपके पास एक लाइन है LX प्लस MY प्लस NZ, ठीक है, इज इक्वल टू P, क्या है, कोई एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट टू स्फीयर, कौन सा स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक छोटा सा एक नोट था तो मैंने सोचा इसी में लिखा देता हूं, आगे ना लिखा कर। तो क्या होती है कंडीशन, आप उसको याद कर लीजिए, कोई ज्यादा हैवी नहीं है। वही है कि कोई भी चीज टेंजेंट होगी स्फीयर के ऊपर कब होगी, जब रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल हो जाए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तभी तो कोई चीज जो होगी वो आपकी टेंजेंट कहलाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है इस बार हमको, किस चीज में, उस लाइन के लिए। तो हमको जो इक्वेशन मिलता है या जो कंडीशन मिलती है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है कि आपका जो P है वो इक्वल होगा किस चीज के, आर स्क्वायर टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लिखाना थोड़ा जरूरी था क्योंकि ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछी गई है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। और बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, आप काफी समझदार हैं कि आपको लगे मैंने मेहनत की है या इसमें आपकी कोई भी हेल्प हुई है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और हो सके तो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि वीडियो को आगे भेजा जा सके। So thank you. Thanks for watching. Thanks a lot.